अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड का नाम है अड्रिफ्ट, जिसका मतलब होता है गलत धार में बह जाना या फिर भटक जाना। इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम गैलाड्रियल को देखेंगे, जो वेलेन्योर की तरफ जाती हुई नाव से कूद गई थी और उसने अपना रास्ता तय कर लिया है। तो ड्रिफ्ट कहना उसको शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिलहाल तो वो भटक ही रही है और उसमें इतना स्टैमिना है कि वो इस पूरे ओशन में तैर रही है और अपने रास्ते की तरफ बढ़ रही है। आसमान में वो कॉन्स्टलेशंस को देख रही है, शायद उसी के ज़रिए वो रास्ता तय कर रही है कि किस दिशा में जाना है। इसके बाद हम चलते हैं नोरी के पास, जो एक हारफुट है। वो अपनी दोस्त के साथ है, लेकिन यहाँ पर उसे एक मेटेओर गिरा हुआ मिला है। मतलब आसमान में तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई टूटता हुआ तारा है। फिलहाल यहाँ पर एक इंसान है जिसके बाल हैं, दाढ़ी है और वो कुछ भटका हुआ सा लग रहा है, परेशान है शायद। नौरी जब उसे हाथ लगाती है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो वो अलग सा रिएक्ट करता है, चीखता है, बहुत तेज हवा बहती है। यही नौरी जब उसके पास जा रही होती है, इस अजनबी के पास जा रही होती है, तो पॉपी उसे रोकने की कोशिश करती है। नौरी इस आग में गिर जाती है। वो बताती है पॉपी को कि इस आग में गर्माहट नहीं है, इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ज़रूर कुछ जादुई तो हो ही रहा है यहाँ पर। ये दोनों ये भी बात करते हैं कि अगर कोई आम इंसान होता तो आसमान से गिरकर मर जाता, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ है। बस इसका दिमागी संतुलन फिलहाल ठीक नहीं लग रहा है। इस शख्स के परेशान होने से यहाँ पर मौजूद हवाएं जो हैं वो अलग रुख में बहने लगी थीं, उसकी स्पीड भी चेंज हो गई थी। इन सब के बावजूद नौरी उससे डरती नहीं है, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे ये शख्स थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वो पास से ही एक कार्ट का इंतज़ाम करती है और इस शख्स को इस पर लाद कर इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाती है, किसी छुपी हुई जगह पर ले जाती है। अब चलते हैं साउथलैंड्स में, जहाँ पर ए हीलर ब्रॉनविन और एल्फ सोल्जर एरेंडियर एक साथ हैं। ये हॉर्डन नाम की एक जगह पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का अटैक हुआ है, लेकिन लाशें नहीं है यहाँ पर। पिछले एपिसोड में ही हमें पता चला था कि ये जगह एक वक्त पर ब्रॉनविन का घर हुआ करती थी, वो यहीं पर पैदा हुई थी और वो इस जगह के बारे में कहती है कि वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, हर कोई बुरा नहीं है। बट फिलहाल तो यहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई लाश नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि ये जगह जो है किसी तरह के हमले का शिकार हुई है। ये घर के अंदर घुसते हैं और इन्हें यहाँ ज़मीन में कुछ खुदा हुआ नज़र आता है। एक तरह का रास्ता बनाया गया है, बिल बनाया गया है और ये उस दिशा में जा रहा है जहाँ पर ब्रॉनविन का करंट गांव है। एरेंडियर उसे कहता है कि तुम अपने गांव की तरफ जाओ और वहाँ लोगों को बताओ कि यहाँ पर टनल्स बनी हुई हैं जो तुम्हारे गांव की तरफ जा रही हैं। ज़रूर किसी तरह का अटैक होने वाला है वहाँ पर, यहाँ पर तो हो ही चुका है। वो ब्रॉनविन को अलविदा कहकर उसके साथ एक छोटा सा मोमेंट शेयर करके इन टनल्स में कूद जाता है। चलते हैं एरेगियन। ये एल्विन स्मिथ्स का रेल्म है। फिलहाल यहाँ का लॉर्ड कैलेब्रिम्बोर एलरॉन्ड के साथ मौजूद है और पुरानी बातें कर रहा है। यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर हैमर मौजूद है जिसे फेयोनोर का हैमर कहा जाता है। इसी का इस्तेमाल करके कुछ खास ज्वेल्स बनाए गए थे जिनके अंदर कहा जाता है वेलेनोर की रोशनी मौजूद है। रोशनी का जिक्र बार बार इस शो में हो रहा है क्योंकि ये रोशनी तब की रोशनी है जब सूरज भी नहीं उगा था, तो जादुई रोशनी कह सकते हैं इसे। और कुछ ऐसे ख़ास ज्वेल्स हैं जिसके अंदर ये रोशनी मौजूद होती है। तो ये जो हैमर है ये बहुत कीमती है। ये लोग सुपर विलन मॉर्गोथ का जिक्र करते हैं और कैलेब्रिम्बोर ये बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो भी अपने पूर्वजों की तरह कुछ कीमती बनाना चाहता है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया याद रखे। उसके दिमाग में एक आइडिया है और उसके हाथ में एक ब्लूप्रिंट है, एक टावर का। एक ऐसा टावर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगी और उस टावर के अंदर बहुत कुछ बनाया जा सकेगा, कुछ ऐसा फोर्ज किया जा सकेगा जिससे मिडल अर्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। वो इन्वेंशंस की बात कर रहा है, लेकिन ये जादुई इन्वेंशंस हैं। एलेरॉन्ड इस आइडिया में उसके साथ है। ये जो हैमर जिसका जिक्र हुआ था ये कैलेब्रिम्बोर के दादा ने बनाई थी। अब अपने दादा से ही इंस्पायर होके वो कुछ नया बनाना चाहता है और एलेरॉन्ड उसका साथ देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि ठीक है, आपको वर्कफोर्स की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। बेसिकली इंसानों का एल्व्स के साथ फ़िलहाल अच्छा रिश्ता नहीं है,
तो इन्हें शायद एक अलग ही प्रजाति चाहिए होगी। एलरॉन्ड के दिमाग में एक आइडिया है, वो तय करता है कि उसे एक अलग जगह जाना होगा। बात हो रही है काज़ाडूम की, यानी रेल्म ऑफ द ड्वार्फ्स की। कुछ देर बाद ही हम एलरॉन्ड और कैलिब्रिम्बोर को एक पहाड़ी के नीचे देखेंगे और इन्हें लगता है कि इनका स्वागत किया जाएगा ड्वार्फ्स के राज में, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें बड़ी बेरुखी से यहाँ से दफ़ा हो जाने के लिए कहा जाता है। एलरॉन्ड यहाँ पर कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से ड्वार्फ्स को दरवाज़ा खोल के उसे अंदर आने देना पड़ता है। उसने एक ख़ास तरह के राइट का इस्तेमाल किया है, जिसे राइट ऑफ सिगिल तराग या फिर राइट ऑफ सिजिल तराग ऐसा कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो अंदर मौजूद लॉर्ड को ललकार रहा है किसी तरह के मुकाबले के लिए। फ़िलहाल कैलिब्रिम्बोर को ये बात नहीं पता है। वो उसे कहता है कि तुम अकेले अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे दिमाग को देखा, तुम्हारे आइडियाज़ को देखा और मैं उनके साथ हूँ। अब मुझे मेरे आइडियाज़ का इस्तेमाल करने दो, मेरा जो हुनर है उसका इस्तेमाल करने दो। एलरॉन्ड का हुनर शायद बातचीत है या फिर हैमर पावर्स हैं, ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि जब वो अंदर जाता है तो उसे एक मुकाबला करना पड़ता है यहाँ के लॉर्ड के बेटे से। हम मिलते हैं डूरिन द फोर्थ से। यहाँ बहुत सारे ड्वार्फ्स मौजूद हैं। एलरॉन्ड इन ड्वार्फ्स को तो देख ही रहा है जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो ये नोटिस कर रहा है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर झरने हैं, इनफैक्ट अपनी फसल भी उगा रहे हैं ये लोग। रोशनी का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया गया है, उसे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है प्लांटेशन के लिए, और भी काफ़ी दिमाग लगाया गया है। तो ये हुनरमंद लोग तो हैं जो काफ़ी कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें पता चलता है कि सिगिल तराक का मतलब क्या है। ये एक तरह का एंड्योरेंस टेस्ट है जिसमें एल्फ ड्वार्फ्स को ललकारते हैं। अब इसमें होता यह है कि दोनों के सामने एक बड़ा बड़ा पत्थर रखा जाता है और इन्हें उसे तोड़ना होता है। तब तक इन्हें पत्थरों को तोड़ना होगा जब तक कोई एक इंसान हार ना मान जाए। एलरॉन्ड काफ़ी देर तक मुकाबला करता है, एक के बाद एक करके बहुत सारे पत्थरों को तोड़ देता है, लेकिन फिर जब उसका हथौड़ा टूट जाता है और नया हथौड़ा उसके हाथ में दिया जाता है तो वो रुकता है और फिर नीचे झुककर बैठ जाता है और हार मान लेता है। यहाँ पर मौजूद ड्वार्फ्स उसका मजाक उड़ाते हैं। डूरिन द फोर्थ कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, शर्त के मुताबिक अब तुम हार चुके हो तो तुम इस दुनिया में यानी कि हमारे राज में दोबारा कभी नहीं आ सकते। एलरॉन्ड कहता है कि ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, यहाँ से जाना भी मानता हूँ, लेकिन आपको मुझे रास्ते के बाहर तक यानी दरवाजे तक छोड़ना होगा। डूरिन द फोर्थ इस बात के लिए तैयार हो जाता है। जब ये लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो इनके पास थोड़ा टाइम होता है, जिस दौरान एलरॉन्ड और डूरिन द फोर्थ की बातचीत दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि डूरिन इससे इतना नाराज़ क्यों था, इससे इतना अकड़ के क्यों बात कर रहा था, क्योंकि ये पुराने दोस्त हैं और 20 साल से एलरॉन्ड उससे नहीं मिला है। इस दौरान डूरिन की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया डूरिन के लिए। लेकिन जो एलरॉन्ड है वो तो एक एल्फ है, तो उसके लिए 20 साल पलक झपकने जैसा है। ऐसे में उसे एहसास नहीं हुआ कि 20 साल तक अपने दोस्त से ना मिलना सही नहीं है, क्योंकि इस दौरान उसने एक ज़िंदगी जी ली, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए। एलरॉन्ड उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलकर उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इस तरह से गायब हो गया और आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना। चलते हैं नूरी के पास, जो इस अजनबी से बात करने की कोशिश कर रही है। इन दोनों की भाषाएं अलग हैं, ये एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। वो एक आध इशारे करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर परेशान होकर वो चीखता है और आसपास के पेड़ मुड़ने लगते हैं क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है। नूरी उसे शांत करती है और उससे उसका नाम पूछने की, उसका नाम जानने की कोशिश करती है। फिर उसे खाने के लिए भी कुछ देती है। यहाँ पर कुछ अलग सा होता है। जिस दौरान ये अजनबी शख्स नूरी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कुछ, तभी हमें पता चलता है कि नूरी के पिता के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस दौरान उनका जो पाँव है वो मुड़ जाता है और अब वो चल नहीं सकते। ऐसे में इनकी पूरी जो कम्युनिटी है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वो इन्हें छोड़कर आगे नहीं जा सकती, जबकि हारफुट्स लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं। पॉपी नूरी के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता के साथ एक्सीडेंट हो गया है। नूरी इस बात के लिए ख़ुद को ब्लेम करती है, उसे लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था। चलते हैं गैलाड्रियल के पास, जो अभी भी महासागर में तैर रही है। वो यहाँ पर कुछ लोगों से मिलती है, क्योंकि
एक टूटी हुई नाव का कुछ टुकड़ा है, कुछ पट्टे हैं जिस पर कुछ लोग सवार हैं। वो गैलाड्रियल की पहले तो मदद करने से इनकार करते हैं और कुछ लोग उसमें चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें। किसी तरह से गैलाड्रियल को ऊपर बिठा लिया जाता है। इससे पहले कि इनकी और कुछ बातचीत हो या लड़ाई झगड़ा हो, यहाँ पर एक जीव आता है, पानी का कोई मॉन्स्टर है जो इन फटों को बेसिकली तोड़ देता है और ये लोग इधर उधर छटक जाते हैं। गैलाड्रियल अब फिर से महासागर में है और तैर रही है। यहाँ पर उसे एक शख्स नज़र आता है जो बच गया था उन लोगों में से जो थोड़ी देर पहले कुछ टुकड़ों पर सवार थे। वो गैलाड्रियल की मदद करता है, उसे ऊपर आने देता है। ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इस शख्स का नाम है हेलब्रांड। ये दोनों ही एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। हेलब्रांड बताता है कि वो जिस जगह से बिलोंग करता है वहाँ पर ऑर्क्स आ गए और उन्होंने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया। हेलब्रांड किसी तरह से बचकर भागकर आ गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमें एक जगह दिखाई गई थी जो साउथ का ही एक गांव था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर ऑर्क्स आए हैं क्योंकि वहाँ पर टनल्स बनी हुई थी। तो हेलब्रांड उसी गांव का हो सकता है। हेलब्रांड के पास एक छोटा सा पैकेट है जिस पर एक सिजिल बना हुआ है। गैलाड्रियल को लग रहा है कि ये किसी राजा का सिजिल है। इन दोनों के बीच ऐसी बातचीत होती है जिससे समझ में आता है कि गैलाड्रियल को इस शख्स पर भरोसा नहीं हो रहा है। इससे पहले कि ये और ज़्यादा झगड़े में उलझते, यहाँ फिर से एक अटैक होता है, मतलब स्टॉर्म आ जाती है, एक तूफान आ जाता है जिसको ये बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं, जिस दौरान गैलाड्रियल पानी में भी गिर जाती है और ये शख्स नीचे जाता है उसे बचाने के लिए और उसके खंजर का इस्तेमाल करके उसकी रस्सी को खोलता है और गैलाड्रियल के साथ फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। चलते हैं ड्वार्फ्स के राज्य में, जहाँ पर डूरिन द फोर्थ एल्रोंड को अपनी पत्नी से मिलाता है और वो उसके बच्चों को भी देखता है। उसे एक पेड़ नज़र आता है आंगन में और एल्रोंड कहता है कि तुमने इस बीज का इस्तेमाल किया जो मैंने तुम्हें दिया था सालों पहले और उसका ख्याल रख रहे हो पेड़ का। तो उसकी पत्नी डीसा, जिसका नाम है, वो बताती है कि भाई अपने तीसरे बच्चे की तरह इस पेड़ का ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि भले ही ये बहुत साल से नहीं मिले हैं लेकिन डूरिन के दिल में एल्रोंड के लिए बहुत प्यार है। इनके बीच खूब सारी बातें होती हैं और ये पहले की तरह क्लोज नज़र आते हैं एक दूसरे से। एल्रोंड इन लोगों से विदा लेता है और यहाँ से निकलने लगता है। ऐसे में डूरिन उसे रोकता है और कहता है कि ठीक है, बताओ मुझे भाई क्या प्रपोजल लाए थे तुम राजा के लिए। साउथलैंड्स में ब्रॉनविन अपने गांव में जाती है और वहाँ लोगों को बताती है उन टनल्स के बारे में जो उसने पड़ोस के गांव में देखी हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। भाई उसका अफेयर चल रहा है एक एल्फ से, तो शायद उसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं दी जा रही है। फिर जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसका बेटा एक जगह छुपा हुआ है। थोड़ी देर पहले एक सीन दिखाया जाता है जिसमें थियो अपने घर के नीचे खुदाई कर देता है, बेसिकली तोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर फर्श के नीचे कुछ चूहे हैं। लेकिन चूहे नहीं हैं, यहाँ पर ऑर्क्स मौजूद हैं। एक ऑर्क था जो किसी तरह से टनल बनाकर यहाँ तक आ गया है और अब इनके घर के नीचे मौजूद है। तो ब्रॉनविन का बेटा तो यहाँ पर छुपा हुआ है और जब ब्रॉनविन यहाँ आती है तो उसे भी मुकाबला करना पड़ता है इस ऑर्क का। पहले तो वो खुद छुप जाती है लेकिन फिर उसे अपने बेटे के साथ मिलकर इस ऑर्क को मारना होता है और काफ़ी अच्छा सीन होता है। दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं और इस ऑर्क को नीचे गिरा देते हैं और फिर ब्रॉनविन के हाथ में इसका सर होता है जिसे लेकर वो उसी जगह पर जाती है जहां गांव के बाकी लोग मौजूद होते हैं और उन्हें ये सबूत देती है कि देखो, मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर ऑर्क आने वाले हैं और एक ऑर्क आ भी चुका है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वापस चलते हैं नॉरी और पॉपी के पास जो इस अजनबी के साथ हैं। नॉरी और पॉपी के पास कुछ लैंप्स हैं जिसके अंदर जुगनू मौजूद हैं। इन्हीं जुगनुओं का इस्तेमाल करके ये स्ट्रेंजर इनसे बात करने की कोशिश करता है या फिर इन्हीं जुगनुओं से भी खुद बात करता है। ये जुगनू मिलकर एक साइन बनाते हैं जो किसी कॉन्स्टलेशन जैसा ही लग रहा है। शायद वो कहना चाहता है कि मैं कहीं और से आया हूँ, या क्या इसका मैसेज है हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद ये जुगनू मरने लगते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? चलते हैं ड्वार्फ्स के किंगडम में और यहाँ पर किंग डूरिन द थर्ड अपने बेटे डूरिन द फोर्थ से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एल्रोंड के साथ जो अलायंस तुमने बनाया है उसका मकसद क्या है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ताकतवर चीज़ है इनके पास जिसके बारे में बाकी प्रजातियों को नहीं पता है। ड्वार्फ्स काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और कुछ भी बना सकते हैं।
ऐसे में इन्होंने कोई वेपन बनाया है या कुछ मदद करने वाली चीज़ बनाई है मानव जाति की, हमें फ़िलहाल नहीं पता। तो साउथलैंड्स में ब्रॉनविन के कहने पर उसका गांव यहाँ से मूव करने के लिए तैयार हो चुका है और उसका बेटा थियो भी यहाँ से जा रहा है, लेकिन उसके पास कुछ मौजूद है। एक टूटी हुई स्वॉर्ड है जिसे उसने कुछ वक्त पहले ही पाया था पिछले एपिसोड में, और ये जो स्वॉर्ड है इस तक थियो का खून जाता है। बेसिकली ये स्वॉर्ड थियो का खून एब्जॉर्ब कर लेती है और ख़ुद को फोर्ज करने लगती है, ख़ुद को तैयार करने लगती है। इस पर सॉरन का निशान है। ऐसे में ये तलवार है, ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकती है। इनफैक्ट इस एरिया के लोग, इस गांव के लोग पहले सॉरन के और उसके गुरु के साथ रह चुके हैं। तो क्या होने वाला है, क्या ये थियो नेगेटिव कैरेक्टर बनेगा क्योंकि उसने इस स्वॉर्ड के बारे में और इसके चलने के बारे में, इसके तैयार होने के बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया है। चलते हैं महासागर में गैलाड्रियल और हैलब्रांड के पास, जो इधर उधर पट्टों पर लेट कर तैर रहे हैं, लेकिन इनकी जान बिल्कुल ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुकी है। सो रहे हैं ये या फिर पड़े हुए हैं। बस इनके ऊपर एक परछाई दिखाई देती है हमें, एक बड़ी सी शिप आ चुकी है इनके पास और उस पर कोई अनजान शख्स मौजूद है। ये कौन है फ़िलहाल हमें नहीं पता। ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किताबें ख़रीदना चाहते हैं तो फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने अमेज़ॉन पे, उसके थ्रू आप क्लिक करिए और फिर जाकर अमेज़ॉन से आप वो किताब खरीदिए। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कहीं और से भी वो किताब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू शॉपिंग करेंगे या इस किताब को ख़रीदेंगे तो फिर उससे वॉच रोज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा ही सही, मगर कैसा भी सपोर्ट काफ़ी है। अगर आप सिर्फ लाइक भी करना चाहते हैं वीडियो को तो उतना भी कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।